जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप लोग टॉपिक देख पा रहे हैं, तो आज का टॉपिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, है ना, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो व्हाट आर दीज रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, ये ऊर्जा के स्रोत मतलब किस तरह से, क्या ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्या होता है ऊर्जा, एनर्जी जिससे किसी कार्य करने की, मतलब एक तरह से एक फ्यूल का ये काम करता है, ईंधन जो ऊर्जा होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वर्क डन तभी होता है जब आप एकदम एनर्जी लेस फील करोगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो किसी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये हमारी दो तरह की होती है। एक एनर्जी होती है रेन्यूएबल यानी नवीकरणीय, एक होती है इररेन्यूएबल यानी या नॉन रेन्यूएबल उसको बोलते हैं, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जो एक बार हम यूज़ करेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो चलती रहती। जैसे सूर्य की रोशनी कभी ख़त्म होगी क्या? हाँ, वो 10 बिलियन साल जब भी पूरे होंगे तब तक तो हम लोग कब के कहाँ निकल चुके होंगे, मानव जाति ख़त्म हो गई, कोई दूसरी जातियाँ आ गई होंगी, है ना। तो वो बात की बात है, लेकिन ये सूर्य की रोशनी अभी तो ख़त्म नहीं हो रही ना, तो इसको बोलते हैं रेन्यूएबल, यानी कि ये एक तरह से क्या है, रेन्यूएबल है। और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यानी जो एक बार हमने यूज़ कर लिए तो वो समाप्त हो जाएंगे, वो फिर से हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, वो संसाधन फिर आपके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में ही इन्हीं जो समाप्त होने वाले, जैसे कोयला है, कोयला अगर हमने है, जितना हमने कहीं पे निकला कोयला उसको हमने पूरा निकाल लिया, उसको जलाते गए वो समाप्त हो जाएगा एक टाइम पे आने के बाद, है ना। तो यानी कि ऐसे सूरत में नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, ऑल्सो नोन एज नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, इज ए लिमिटेड रिसोर्स दैट विल इवेंचुअली डिप्लीट ओवर टाइम, ठीक है। यानी कि ये धीरे धीरे समय के साथ साथ ये डिप्लीट, खत्म होने लगती है। इट इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्सिबली यूटिलाइज नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ये बहुत ही क्रूशियल है ये समझना कि हमें ये नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। हमें क्या करना है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबली इनको हमें यूज़ करना है। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी इनकम्पासेस फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, क्रूड एंड नेचुरल गैस, ठीक है। नॉन रेन्यूएबल जो एनर्जी होती है यानी अनवीकरणीय जो आपकी ऊर्जा होती है, इसमें आपके कौन से आ गए, कोयला आ गया, क्रूड ऑयल आ गया, नेचुरल गैस आ गया। क्रूड ऑयल कच्चा तेल, कोयला तो सब जानते ही हो, है ना। और जो आपका नेचुरल गैस होता है ये पृथ्वी के अंदर से मिलता है, और ये पृथ्वी के अंदर से मिलता है, और ये एक बार के बाद अगर हमने यूज़ कर डाला सारा तो ये सब समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती है, ये हमारी पृथ्वी में फाइनाइट क्वांटिटी यानी एक निश्चित मात्रा में ही हमारी पृथ्वी में क्या करती है, ये एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारी पृथ्वी पे निश्चित मात्रा में, फाइनाइट क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती है, कैन नॉट बी नेचुरली रिप्लेसेबल और रीजनरेटेड। दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। ये जो एनर्जी के आपके सोर्सेस हैं ये नेचुरल प्रोसेस से बने हुए होते हैं, है ना। यानी कि लाखों करोड़ों सालों की, मतलब लाखों सालों में जो आपके पेड़ पौधे कभी रहे होंगे, जीव जंतु वो दब गए होंगे और बहुत ज़्यादा नीचे धरती में, मतलब क्रस्ट में दब गए होंगे, तो लाखों सालों में वो ताप और वो दाब, वो प्रेशर जो उनके ऊपर लगता है उसके फलस्वरूप इनका निर्माण होता है, कोयले का निर्माण होता है, जो आपका हो गया पेट्रोल का निर्माण होता है, नेचुरल गैस का निर्माण होता है। तो नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल, है ना। फॉसिल डिपॉजिट्स, फॉसिल क्या होते हैं, फॉसिल को हिंदू कहते हैं जीवाश्म, यानी जीवों के अंश। जो जीव हैं वो लाखों करोड़ साल पहले दब गए हैं पृथ्वी पे और हज़ारों मीटर नीचे दबे हुए हैं, हज़ारों मीटर नीचे दबे हुए हैं। और जब इतना नीचे दबे हैं तो इतने प्रेशर में, इतने लाखों सालों में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या बन गए, तेल वेल में बन गए। जैसे एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा, मैम मतलब ये जो कब्र में जो जिन लोगों को गाड़ दिया जाता है तो ये लोग भी क्या कुछ सालों बाद, मतलब 1 लाख साल बाद ये लोग भी क्या फॉसिल फ्यूल और क्रूड ऑयल बन जाएंगे? तो नहीं, ये नहीं बनेंगे, क्योंकि इनको तो 6 फीट नीचे गाड़ा जा रहा है ना। क्रूड ऑयल वगैरह बनने के लिए हज़ारों फीट नीचे गाड़ा जाता है, मतलब गाड़ा नहीं जाता, वो धरती में ही ऐसा उठपटांग, मतलब उथल पुथल होती है जिससे वो चीज़ें नीचे पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि कभी कोई ज्वालामुखी फटा होगा, अंदर से लावा निकला होगा, बाहर की चीज़ें सब दब गई।
है ना। तो ये, और वो दबी हजारों फीट नीचे दब गई, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। तो इसको बोलते हैं जीवाश्म, यानी वो कभी ना कभी नेचुरल लिविंग फॉर्म रहा होगा। वही लिविंग फॉर्म जो लाखों सालों से एक उसमें दबा हुआ है, वो नेचुरल फॉर्म, नेचुरल गैस में तब्दील हो गया, पेट्रोलियम में तब्दील हो गया, क्रूड ऑयल में तब्दील हो गया, कोयले में तब्दील हो गया, ठीक है। तो कोल हैज़ बीन, अब कोल नंबर 1 हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है, कोल। तो कोल में आ जाते हैं। कोल हैज़ लॉन्ग बीन अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंशियंट प्लांट्स रिमेन्स एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड माइंस और सरफेस माइनिंग मेथड। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बेटा बिजली चलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टरबाइन घुमाना है। एक टरबाइन होता है, वो घूमता है, उससे डायनमो लगा होता है, तो उससे बिजली जनरेट होती है। अभी वो टरबाइन कैसे घूम रहा है, हमने कोयला जलाया, कोयला जलाने से ऊष्मा निकली, मतलब एक तरह से पूरा ताप निकला, ऊष्मा निकली, उससे पानी गर्म हुआ, पानी भाप में चेंज हुआ, भाप से टरबाइन घूमा, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, यानी कि ताप विद्युत ऊर्जा, यानी कि ताप, कोयला जला के ताप क्रिएट किया, फिर विद्युत क्रिएट हो रहा है। यही अगर हम डैम में पानी स्टोर कर लें और फिर अचानक से एक एक डैम का दरवाज़ा खोलें और तेज़ी से पानी नीचे गिरे और फिर वहाँ नीचे हमने टरबाइन लगा दी और वो घूमा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पन बिजली परियोजना, यानी हाइड्रो पावर उसको बोलते हैं। बिजली वही है, बस बनाने के तरीके अलग अलग हैं। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिजली कोयले से ही बनाई जाती है आज की तारीख में भी। और हम लोग कह रहे हैं भाई कोयला जलाने से धुआं बहुत निकलता है, धुआं निकलता है तो गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ऐसे में ये बात होती है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पहला हो गया कोल, दूसरा आ गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर अनदर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल, ये दूसरा इसेंशियल है। क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स एंड रिफाइंड इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स। क्रूड ऑयल निकलता है, मैंने बताया ना, अंडरग्राउंड, कम से कम 10-10 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर के नीचे तेल के कुएं इतने गहरे होते हैं, सोचिए। तो वहाँ इंसान जाके नहीं तेल के कुएं से निकलता, मशीनें जाती हैं, उसमें से तेल पूरा निकल के बाहर आता है। तो वो जो तेल निकल के आता है, डायरेक्ट हम उसको अपनी गाड़ी में यूज़ नहीं कर लेते कि हमने वो क्रूड ऑयल निकाला और डाल लिया, ऐसा नहीं होता। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल है, अभी उसको रिफाइनरी में जाकर रिफाइन करना होगा। जैसे एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी अपने भारत देश में है, कौन सी है, रिलायंस की रिफाइनरी है, रिलायंस ऑयल रिफाइनरी। कहाँ है, जामनगर में है। आप लोग, हमने वो अनंत अंबानी की शादी देखी होगी जामनगर में, मतलब एक फंक्शन उनका हुआ था ना सिग्नेचर वाला, तो जामनगर वहीं एशिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है। तो वो रिफाइनरी में वो क्रूड ऑयल आता है, उसी में से बेटा वैसलीन बनता है, उसी में से वार्निश बनता है जो पेंट वगैरह में यूज़ होता है, वैसलीन कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, आपका वैक्स उसी में से निकलता है, उसी में से डीजल निकलता है, उसी में से पेट्रोल निकलता है, उसी में से नेचुरल गैस। सोचो कितनी सारी चीज़ें उस क्रूड ऑयल में से निकल रही। तो हम लोग पेट्रोल डीजल नहीं खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से, हम लोग सीधे कच्चा तेल खरीदते हैं कि आप तो कच्चा तेल दे दो, उसमें से ढेर सारी चीज़ें बनेंगी, वो हमारी अलग अलग फैक्ट्रियों में जाके यूज़ होंगी, है ना। तो ये हो गया, देखिए उसी में से गैसोलीन निकलता है, डीजल निकलता है, जेट फ्यूल निकलता है, हीटिंग ऑयल निकलता है, बहुत सारी, मिट्टी का तेल निकलेगा, है ना। फिर आ जाता है हमारा अगला, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। एक बार पूरा तेल का कुआं खाली हो गया, अब वहाँ पे तेल नहीं बचा, तो वो तो पूरा खत्म ना, वो रिन्यूएबल तो है नहीं कि बार बार बनता जाएगा, वो खत्म हो गया एक बार यूज़ कर डाला तो। फिर आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या होती है, ये CNG सोर्स्ड फ्रॉम नेचुरल गैस रिजर्व एंड कंप्रेस्ड फॉर यूज इन व्हीकल्स पर्टिकुलरली इन ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट एज अ फ्यूल फॉर नेचुरल गैस। CNG इज गेनिंग पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स लोअर एमिशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। CNG क्या होता है, नेचुरल गैस ही है लेकिन उसको कंप्रेस कर दिया। जैसे ये पूरा रूम है, इस पूरे रूम में गैस भरी हुई है, ठीक है। अब इस पूरे रूम को सिकुड़ते जाएं, गैस जितनी पूरे रूम में भरी हुई है वो छोटे से एरिया में आ जाएगी। तो वो जो इतने में आ गई, इतनी सारी गैस, तो वो आपकी इस तरह से, यही होती है कंप्रेस नेचुरल गैस। उसको कंप्रेस करके एक जगह पे भरा जाता है तो वो फ्यूल का काम करती है। तो CNG की कई सारी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, इसको भी एक तरह से क्लीन फ्यूल मानते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है ना। तो ये भी हमारा क्या है, CNG भी हमारा एक तरह से क्या है, ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। फिर आगे आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं, चलो ये देख लेते हैं। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण कैसे होता है। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट। एंशिएंट प्लांट यानी बहुत पहले जो पेड़ पौधे रहे होंगे और जानवर रहे होंगे, वही अंडरवेंट अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, वही एक डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जैसे हम लोग जहाँ पे कचरा फेंकते हैं,
कचरे में अगर कहते हैं ना, जो कूड़ा उठाने वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं ना गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। तो गीला कचरे का कंपोस्ट बनाते हैं तो सड़ता गलता है, बैक्टीरिया उसमें लगता है, तो वो तो खुले में होता है ना। उससे लोग बायोगैस बना लेते हैं, सड़ा गला के वो सारी चीज़ें। सोचो वही पृथ्वी के अंदर हो रहा है, गैस कहीं से निकल नहीं रही, वो अंदर ट्रैप्ड है, वो ट्रैप्ड है। अब उसको हमने किसी कुएं के जरिए, पाइप के जरिए गैस निकाल लिया, वही नेचुरल गैस है ना। ऐसे ही जो गांव में लोग गोबर गैस यूज़ करते हैं, है ना, गोबर गैस का प्लांट बनाते हैं, गोबर डालते जाते हैं, वो अंदर फर्मेंट होता जाता है, उसमें से गैस निकलती है और उसमें से अच्छा आपका स्टोव वगैरह जल जाता है। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। फिर आगे, नेचुरल गैस इज अ गैसियस फॉसिल फ्यूल कंपोज्ड मेनली ऑफ मीथेन, इट इज ऑफन फाउंड इन। तो नेचुरल गैस में मेनली होता क्या है? नेचुरल गैस में मेनली बेटा मीथेन होता है। अगर मैं आपसे मीथेन का वो पूछूं सिंबल, तो CH4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 होता है। तो मीथेन, इट इज ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विद ऑयल डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस इज अ वर्सटाइल एनर्जी रिसोर्स यूज्ड फॉर हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद आता है हमारा कोल। कोल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से बनता है। ऑयल भी लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है, ये भी डिकम्पोजिशन होता है स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स जैसे जू प्लैंकटन एंड एल्गी। जू प्लैंकटन और एल्गी पता है कहाँ होते हैं? ये हमको आंख से दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे होते हैं, पानी में होते हैं। ठीक है, जू प्लैंकटन जो पानी में कीड़े, छोटे छोटे जो आपके कीड़े हमें आंखों से तो दिखेंगे नहीं, ऐसे बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। विच वर सब्जेक्टेड टू इमेंस प्रेशर ओवर टाइम। ऑयल इज क्रूशियल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो ऑयल बहुत ज़्यादा क्रूशियल एनर्जी सोर्स है। ऑयल है ना, ऑयल तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, गाड़ी यहाँ से वहाँ ले जानी है तो ऑयल बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारा एक और जो आपका 5वें 6वें नंबर का जो भी हमारा ये है, न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होते हैं? इनको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। वो फ्यूल होते हैं जिनके अंदर से रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन यानी कंटिन्यू रेडिएशन निकलता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स आर यूटिलाइज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इनको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। इनमें तो मतलब अनंत शक्ति होती है, इतनी एनर्जी होती है, इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो वे एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू न्यूक्लियर फिजन। और यहाँ पे एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है? नाभिकीय विखंडन, यानी वो जो मटेरियल होगा उसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें जाके अटैक करते हैं, है ना। तो अटैक करते हैं तो दो तरह से न्यूक्लियर फ्यूल होता है। एक नाभिकीय विखंडन होता है, तोड़ के उसको अलग किया जाता है तो रेडिएशन कंटिन्यू निकलता जाता है। और एक होता है नाभिकीय संलयन, जिसमें दो नाभिकों को मिला दिया जाता है और इसमें भी अनकंट्रोल्ड ऊर्जा निकलती है। सूर्य के अंदर यही एनर्जी हो रही है, नाभिकीय फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर फिशन की। फिशन यानी तोड़ दिया, नाभिकीय विखंडन कर दिया। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज न्यूक्लियर फ्यूल, सबसे कॉमनली यूज न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है? यूरेनियम। ये अर्थ की क्रस्ट में रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन में पाया जाता है। यूरेनियम अंडरगोज फिशन रिएक्शन रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये फिशन रिएक्शन करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, चलिए, एडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इन एनर्जी के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसमें से फायदा मिलेगा? तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज डीजल एंड ऑयल आर नोन फॉर देयर अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबल है हमारे लिए, है ना। अब कोई कह दे हाइड्रोजन वाली कार खरीद लो आप, हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। अब हाइड्रोजन ईंधन अगर टैंक फुल कराने में हमें 10,000 लग जा रहे हैं तो ये तो अफोर्डेबल नहीं हुआ। अभी पेट्रोल वाली गाड़ी और टैंक फुल कराना 2,000 में हो जाएगा, है ना। तो ये आपका देम एसेसिबल टू अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफर्स ईज ऑफ एसेसिबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी विद एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज एनर्जी सोर्सेज आर रिलेटिवली ईजी टू स्टोर, प्रोवाइड कन्वीनियंस इन मीटिंग एनर्जी डिमांड। ईजी टू स्टोर होते हैं, इनको स्टोर करने के लिए ये नहीं है बस ये डब्बा लिया, इसके ऊपर डाला, स्टोर कर लिया, हो गया। अब हाइड्रोजन गैस होती है, इनको स्टोर करने के लिए कंप्रेस्ड उस तरह का आपका टैंक होना चाहिए। जरा से भी कहीं लीक हुआ तो लो, फ्यूल गया, है ना। तो ये चीज़ आपकी होती है। तो ये आपके क्या होते हैं? एडवांटेज होते हैं किसके? फॉसिल फ्यूल के। अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, अच्छा एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो सबसे बड़ा तो यही है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज़ फाइनाइट इन नेचर, वंस डिप्लीटेड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। पहली बात तो ये फाइनाइट यानी निश्चित मात्रा में है। एक बार हमने इसको पूरा यूज़ कर डाला तो फिर से इसको बनाया नहीं जा सकता, दोबारा इसको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। The byproduct generated from non-renewable energy production contribute to environmental damage and increase in greenhouse gas emission। इसमें से जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो आपके अन्य तत्व जो आपके निकलते हैं बाई प्रोडक्ट्स, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंटल डैमेज में।
यानी कि किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर। इसमें ये सारी जानकारी हमको यहाँ पे मिलती है। यहाँ हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाउंडर सर अनूप मल्होत्रा सर है ना, इन्होंने ही आज 2003 में इस कोचिंग की क्या रखी थी, नींव रखी थी, है ना। तब से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डिफेंस के एग्जामों के लिए नंबर 1 बना हुआ है। ये है हमारा ऐप जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, TDA का ऐप है ना। और आज का वीडियो लेक्चर फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे उनको देखिए। तो जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।